आज हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है कंटिन्यू चल रहा है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसका जो पार्ट नंबर 8 होगा वो हमारा होगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण, विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण। एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम विद्युत द्विध्रुव लगाते हैं। ये आपका कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने बोल दिया प्लस क्यू, जो ए बिंदु पर रखा हुआ है आवेश, और आपका जो दूसरा आवेश है वो माइनस क्यू, और ये आपका बी बिंदु पर रखा हुआ है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 2L है ही 2L मान के लीजिए, और ये आपका मध्य बिंदु हो गया। अब इसके जो लंबवत, एक समान विद्युत क्षेत्र में इसके जो लंबवत है ये इससे कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का कोण बना रही है, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, विद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू आवेश जो बी बिंदु पर रखा है उसके कारण आपका जो आवेश है उसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, किसकी ओर होती है, अंदर की ओर। आप इसको डायरेक्शन को थोड़ा सा, आपके जो आवेश है उसको चेंज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ प्लस क्यू कर दीजिए और यहाँ माइनस क्यू। इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। कि आपको पता है कि समान आवेश के कारण विपरीत प्रकृति का जो विपरीत प्रकृति की डायरेक्शन होती है, इसको मान लीजिए, और ये जा रही है आपकी प्लस क्यू, जो बिंदु बी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, E1 सदिश है, और इसको मैंने बोल दिया। और ये आपका विपरीत प्रकृति का आवेश है तो डायरेक्शन विपरीत प्रकृति की होगी ना, तो इसको मैंने बोल दिया E2। ठीक है, इस पे आगे विपरीत प्रकृति का आवेश। अब हम क्या बोलेंगे, और इस पर आपका जो बी बिंदु है इस पर प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन है वो आपकी बाहर की तरफ हो रही है, तो इसको मैंने बोल दिया। इस पर जो लगने वाला जो बल है हम बोल सकते हैं कि F = QE1 सदिश रूप है। हम बोल सकते हैं कि QE1 सदिश या E2 सदिश, जो भी आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर E बोल सकते हो आप। इसके ऊपर जो लगने वाली जो डायरेक्शन है वो E बोल सकते हो, और यहाँ जो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, F = -QE, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू है ए बिंदु पर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कोई C, इस बिंदु। उसके बाद में क्या होता है, अब हम इसका जो थ्योरी लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे कि चित्रानुसार यह आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इसके अंदर क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव AB जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और आपका ये जो कोण है
आपका जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया और कितने डिग्री के कोण पर, थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया। मान लीजिए कितने डिग्री के कोण पर रखा गया है, थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया है। जिसके आवेशों का जो परिमाण है वो क्या होगा आपको पता है, आप पढ़ के आ रहे हो पीछे पार्ट में। जिसके आवेशों का परिमाण, जिनके आवेशों का जो परिमाण है वो क्या है, Q है। और उनके मध्य की दूरी भी आपको पता है और द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको पता है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव आपको पता है, ये आपका AB एक समान विद्युत क्षेत्र, AB जो एक समान विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर रखा गया है और जिसके आवेशों का परिमाप है वो क्या है, परिमाण Q है और तथा द्विध्रुव आघूर्ण आपका P सदिश है। ठीक है, द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर समान, अब देखो द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर समान, आपका जो द्विध्रुव है उसके प्रत्येक आवेश पर समान परिमाण, किंतु दिशा क्या है भैया, समान परिमाण है। यहाँ प्लस Q है और ये माइनस Q, सिर्फ आवेश ही तो चेंज है लेकिन आवेश का जो परिमाण है वो क्या है, दोनों का Q समान है। और डायरेक्शन जो दिशा है वो क्या है, विपरीत प्रकृति की है। आप बोल सकते हो विपरीत प्रकृति की है, तथा दिशा है वो विपरीत प्रकृति की है या विपरीत दिशा में कार्य करता है। विपरीत दिशा में आपका जो बल है, विपरीत दिशा में बल, दिशा विपरीत प्रकृति की है या बोल सकते हो, तथा दिशा विपरीत प्रकृति के रूप में कार्य करती है। जो भी लिख सकते हो आप लिखना लो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण, द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण नेट बल कितना होता है, 0 होता है। कि द्विध्रुव बल विद्युत क्षेत्र के कारण जो आपका नेट बल कितना होता है, 0 है। किंतु बल युग्म के कारण द्विध्रुव पर, किंतु बल युग्म के कारण द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण, किंतु बल युग्म के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं कि द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण, द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण बलाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र के कारण बलाघूर्ण कार्य करता है। अब हमने जो डेफिनेशन लिखी है इसको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जिसके आवेशों का परिमाण Q तथा द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश है। द्विध्रुव का जो प्रत्येक आवेश है ना, ये जो आपके आवेश है प्रत्येक, इस पर समान परिमाण का तो आवेश है और किंतु बल है वो विद्युत क्षेत्र के कारण विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में बल इनका कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र के कारण इनका जो नेट बल होता है ना वो पूरे का पूरा 0 होता है। किंतु बल युग्म के कारण द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण की क्या काम करता है, बलाघूर्ण काम करता है। अब देखो बलाघूर्ण क्या होता है। ये आपका बलाघूर्ण, इसको हम टो से दर्शाते हैं। किससे? टो से। बलाघूर्ण में एक समान आवेश का तो बल एवं आप लिख सकते हो कि बल इंटू क्या लिखोगे, बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच में क्रिया रेखाओं, बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी।
बल एवं बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये आपकी लंबवत दूरी है। और आपका जो फोर्स है वो आपको पता ही है कि F इज इक्वल टू क्या लग रहा है, QE। एक परिमाण में दोनों परिमाण आवेशों में भाई इस पे विपरीत माइनस प्रकृति का, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, और इस पे जो बल आएगा वो QE, दोनों का समान है। तो इस पे जो QE है और इस पे माइनस Q, दोनों है तो सेम ही। अब बलागुण टो बराबर हम लिख सकते हैं QE इंटू बलों के बीच में क्रिया रेखा आपको क्या मान लीजिए BC इंटू BC। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्ण है, और ये इसको मान लेते हैं हम आधार और इसको मान लेते हैं हम लंब। तो आपको पता है कि लाल बट्टा कक्का सूत्र से अपने को क्या चाहिए, लंब चाहिए, लंब बट्टा कर्ण। तो आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या कि QE इंटू BN, या जो भी मानो आप BC हो गया, उसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप। और अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज आपका जो ABN है या ABC है, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या होगा कि आपको पता है कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा जो कर्ण है वो किसका होता है, साइन थीटा का। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, आपके पास में लंब कितना है, नहीं है, आपके पास में कर्ण कितना है, 12। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे L को यहाँ इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब आएगा ना, तो लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। ये आपका लंब का मान हो गया, या आप बोल सकते हो BC का जो मान है वो क्या है, 12 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप लिखोगे टो इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अब आप इसको ऐसे लिख दो, टो इज इक्वल टू Q2L E साइन थीटा। और आपको ये पता है कि टो इज इक्वल टू आपका जो Q2L है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसको हम लिख सकता हूँ P इंटू E साइन थीटा। ये आपका क्या है, बलाघूर्ण है। P इंटू साइन थीटा ये आपका क्या है, बलाघूर्ण है। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 3, ठीक है। और 12 जो साइन थीटा है इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 2, ठीक है। ये आपका जो Q2L है ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, और PE साइन थीटा, ठीक है। ये तो होगी समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं कि इसको सदिश रूप में लिखते हैं। अब इसको किस में लिखते हैं, सदिश रूप। अब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टो इज इक्वल टू P सदिश डॉट E सदिश डॉट साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका टो सदिश। यही आपका क्या है, एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण है। एक समान विद्युत या समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण, ठीक है। अब क्या है कि इसकी दिशा क्या होती है, P सदिश व E सदिश के द्वारा निर्मित तल के लंबवत होती है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो P सदिश और E सदिश के, आपका जो P सदिश है और E सदिश के द्वारा निर्मित जो तल है उसके लंबवत होती है। तो मैक्सवेल का जो हस्त नियम है उसके दक्षिण हस्त नियम के अनुसार करते हैं हम। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम वो क्या है, इसमें कंडीशन नंबर 1 है, यदि थीटा का मान अपने पास में क्या आया था, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर हम थीटा का मान देखें, यदि केस फर्स्ट में
थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो हम क्या लिखेंगे, टो इज इक्वल टू पी ई डॉट साइन 0। तो पी ई साइन 0 का मान कितना, 0, तो टो का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये किस में होगा, साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था का मतलब ये है कि अगर आप इसका मान चेंज करोगे ना, इसको थोड़ा सा साम्य अवस्था में दूसरी अवस्था में लेके जाओगे, तो ये पूरा आपका वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा चेंज करोगे ना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके मान को अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा दूसरी कंडीशन में इस अवस्था में लेके जाओगे ना, तो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में, जैसी पहली अवस्था में था। तो ठीक है, टो का मान यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये स्थायी संतुलन की अवस्था है, इसमें आपका टो का जो मान है वो 0 आ रहा है। वो एक बार तो अगर आप इसको चेंज करोगे ना, इसको थोड़ा सा घुमा दोगे, यहाँ से पकड़ के ऐसे करोगे ना, तो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे इस कंडीशन में पहले था। अब केस नंबर सेकंड देखते हैं, उसमें क्या होगा। यदि हम मान लें कि केस सेकंड थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब आपका जो आवेश है वो इस प्रकार होगा, यहाँ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, लंबवत हो गया ना पूरा। तो आप क्या लिखोगे कि टो इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और ये हो गया पी ई साइन 90 का मान होता है इंटू 1, तो टो इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ई। टो इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ई। अब ये क्या हो, इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप। समीकरण 3 से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट जो कंडीशन है वो कैसी है, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो क्या लिखोगे, टो इज इक्वल टू पी डॉट ई साइन 180 डिग्री, और पी ई साइन 80 डिग्री, 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। तो टो इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। लेकिन ये स्थायी साम्य अवस्था नहीं है भैया, अस्थायी साम्य अवस्था है। वैसे तो आपको पता है कि टो का जो मान 0 आ रहा है वो स्थायी साम्य अवस्था होती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ इसलिए नहीं है कि स्थायी साम्य अवस्था नहीं है, अस्थायी साम्य अवस्था है। कारण क्या है इसका, कारण देखो कि आपका जो आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो इस प्रकार आएगा। ये लीजिए 90 डिग्री में ऐसे घूम जाएगा इधर से। आपका जो बलाघूर्ण है ये माइनस, ये प्लस का, सॉरी माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, यानी ऐसी कंडीशन हो जाएगी इसमें। इसकी जो कंडीशन है वो कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस क्यू और ये हो जाएगी आपकी प्लस क्यू। तो आप इसको वापस उसी अवस्था में लेके जाओगे ना, मान लीजिए इसका थोड़ा सा मान चेंज हो गया, ऐसे हो गया, तो ये वापस उसी कंडीशन में नहीं आएगा, 180 डिग्री में नहीं आएगा। यानी इसका पूरा का पूरा जो मान है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, अस्थायी साम्य अवस्था। अब हम इसमें नोट लगा के लिखते हैं कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाता है, कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को, स्टार लगा के लिख रहे हैं हम, कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव, तो आपका विद्युत द्विध्रुव कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। क्या करता है, क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होने का क्या करता है, संरक्षित होने का क्या करता है भैया, प्रयास करता है। संरक्षित होने का क्या करता है, प्रयास करता है। और ये तो था हमारा एक समान विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक समान क्षेत्र में। अब हम पढ़ते हैं कि सतत आवेश वितरण। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, सतत आवेश वितरण। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका जो टॉपिक होगा वो होगा सतत आवेश वितरण। क्या होगा, सतत आवेश वितरण। नाम से ही पता चल रहा है कि सतत आवेश वितरण क्या होता है।
आपको पता होना चाहिए सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी निकाय के अंदर क्या होता है कि आवेश एक समान रूप से विस्तृत होता है, कि जब किसी निकाय के अंदर आपका जो आवेश है एक समान रूप से क्या होता है विस्तृत होता है, तो क्या होता है कि आवेश की इस वितरण को क्या बोला जाता है कि आप बोल सकते हो कि जब किसी निकाय के अंदर एक समान रूप से आवेश क्या होता है विस्तृत होता है या वितरण होता है या बांटा जाता है, वितरण का मतलब वो, तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि इस वितरण को ही क्या बोला जाता है सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण स्थूल स्तर पर व्यवहारिक होता है। आपका जो सतत आवेश वितरण है वो स्थल स्तर पर क्या होता है व्यवहारिक रूप से काम करता है। व्यवहारिक रूप से अगर काम करता है सतत आवेश वितरण, तो ये कितने प्रकार का होता है, आपका जो सतत आवेश वितरण है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो आपका आवेश वितरण है वो क्या है रेखीय आवेश वितरण। पहला जो आपका आवेश है वो क्या है रेखीय आवेश वितरण। ये लीजिए रेखीय आवेश वितरण। सेकेंड नंबर जो आपका आवेश होगा वो कौन सा वितरण होगा पृष्ठीय आवेश वितरण। आपका सेकंड नंबर जो होगा वो होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा जो होगा वो होगा आयतन आवेश वितरण। कौन सा होगा आयतन के आधार पर होगा, पहला रेखीय के आधार पर, सेकंड आपका पृष्ठीय के आधार पर। तो आयतन के कारण आवेश वितरण बोल सकते हो या फिर आयतन आवेश वितरण बोल सकते हो, आयतन आवेश वितरण। तो भैया हम देखते हैं क्या कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो है रेखीय आवेश वितरण। क्या है भैया रेखीय आवेश वितरण। सबसे पहले हम देखते हैं भैया कि वितरण रेखीय आवेश जो वितरण है वो क्या होता है भैया। सबसे पहले देखिए कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि आवेश का किसी रेखा अथवा किसी सिद्ध तार की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरण। आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि आवेश का किसी, आप क्या बोलोगे कि आवेश का किसी रेखा अथवा किसी सीधे तार की लंबाई के अनुदिश, आवेश का किसी रेखा या सीधे तार की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। क्या बोलोगे आप आवेश का किसी सीधी रेखा अथवा या एक सीधे तार की लंबाई के अनुदिश जो वितरण होता है एक समान रूप से जो वितरण होता है वो क्या कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। क्या कहलाता है बेटा रेखीय आवेश वितरण। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे लिखेंगे कि किसी आवेश का सीधे अथवा क्या लिखोगे किसी आवेश का किसी रेखा अथवा किसी आवेश का किसी रेखा अथवा सीधे तार की लंबाई का एक समान रूप से क्या हो, एक समान रूप से वितरण क्या कहलाता है सतत आवेश वितरण। क्या कहलाता है बेटा सतत आवेश वितरण। आप बोल सकते हो कि किसी आवेश का या फिर किसी आवेश का किसी रेखा अथवा सीधे तार की लंबाई का जो एक समान जो वितरण है के अनुदिश, एक समान तार की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से जो वितरण होता है वो क्या होता है रेखीय आवेश वितरण। उसके बाद में जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि रेखीय आवेश घनत्व। इसी के बारे में रूप से पढ़ लेते हैं, काफ़ी लंबे पॉइंट रहेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व। क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व।
इसमें क्या होगा कि किसी रेखा अथवा किसी तार की प्रति एकांक का, देखो किसी रेखा अथवा किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, किसी रेखा अथवा किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है, एकांक लंबाई पर एक समान आवेश वितरण को क्या बोलते हैं? एक समान आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण बोला जाता है भैया। रेखीय आवेश वितरण बोला जाता है, रेखीय आवेश वितरण बोला जाता है। रेखीय आवेश घनत्व किसी रेखा अथवा किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर एक समान आवेश वितरण को रेखीय आवेश बोला जाता है। ये आपका किसी रेखा है अथवा किसी तार के प्रति लंबाई पर, उसकी लंबाई पर एक समान रूप से जो आवेश है वो वितरण है या बंटा जाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है या बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे उसको? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण नहीं, सॉरी, रेखीय आवेश घनत्व, उसको क्या बोलोगे आप? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अथवा दूसरी जो डेफिनेशन है इसकी बोलोगे कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति का मतलब प्रत्येक एक लंबाई का जो आवेश है, या फिर बोल सकते हो कि प्रति एकांक लंबाई, कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के मान को, प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश के मान को, प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश के मान को क्या बोला जाता है? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के मान, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। लोमड़ी मत लिख देना भैया, इसे लैम्बडा से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। ये लीजिए जी लैम्बडा। ठीक है, यदि Q आवेश L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो, यदि कोई Q लंबाई का आवेश Q आवेश क्या हो? L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से क्या हो? वितरित हो तो, एक समान रूप से वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन में L। Q आवेश L लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो भैया? विस्तृत हो, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन में L। वही बात है, यदि Q गुलाम का कोई आवेश V वोल्ट विभव से, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट वाले में कि I इज इक्वल टू Q अपॉन में T होता है, कि Q गुलाम का कोई आवेश T V वोल्ट विभव से या फिर T समय में गुजरता है, Q गुलाम का कोई आवेश T समय से गुजरता है, या फिर बोल सकते हो कि Q गुलाम का कोई आवेश V वोल्ट विभव से गुजरता है, तो उसमें लगने वाले समय का क्या देते हैं? हमेशा ही भाग देते हैं। तो अगर आपका लगने वाला T समय में गुजरता है तो आपका लगने वाला जो समय था वो T था, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। वही सेम कंडीशन, यदि Q आवेश L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन में R। अब देखो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? गुलाम प्रति मीटर। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? गुलाम प्रति मीटर, गुलाम प्रति मीटर। इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है बेटा? A1 L1
और t-1, A1 L1 t-1, ये आप निकाल लेना, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। इसकी जो विमा होती है रेखीय आवेश घनत्व की वो होती है A1 L1 t-1, ठीक है। और यदि अल्पांश आवेश, आपको बोल दिया जाए कि यदि अल्पांश आवेश क्या हो dq अल्पांश लंबाई पर, यदि अल्पांश आवेश अगर हम बोले किसको, dq को, तो अल्पांश लंबाई पर यानी dl लंबाई पर एक समान से वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व है dq अपॉन में dl, लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन में dl, ठीक है। ये था हमारा रेखीय आवेश घनत्व। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि किसी तार अथवा आप बोल सकते हो किसी रेखा अथवा किसी तार की लंबाई के अनुदिश एक समान स्वरूप वितरण आवेश है, एक समान रूप से जो वितरण आवेश है वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और रेखीय जो आवेश घनत्व वो क्या होता है कि किसी रेखा अथवा किसी तार के प्रति लंबाई पर एक समान रूप से आवेश के वितरण को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। प्रति या फिर बोल सकते हो कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और यदि q आवेश L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन में dl। और यदि हम अल्पांश की बात करें कि यदि अल्पांश आवेश यानी dq और यदि अल्पांश की लंबाई dl एक समान रूप से वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन में dl, ठीक है। आज के लिए हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा और कल हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।